पार्ट ए बी सी, पहले हम पार्ट ए लेते हैं। बोल रहा है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, इस पे कमेंट करना है, ठीक है। देखिए कमेंट करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको कुछ समझ में आया तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, हमें आपको क्या समझ में आया, ठीक है। जैसे कि पार्ट ए कह रहा है इवैपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, इवैपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जरा इसको समझाइए कमेंट करके कुछ। हाँ भाई कूलिंग प्रोड्यूस करता है इवैपोरेशन, कैसे? याद होगा आपने स्वेटिंग वाले केस में भी देखा था, हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। जब पसीना आता है हमको तो क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि स्वेट में वाटर होता है, तो जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो आसपास से सराउंडिंग से हीट लेते हैं और इवैपोरेट हो जाते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ाकर इवैपोरेट हो जाते हैं। तो जब वो आसपास से सराउंडिंग से हीट लेते हैं तो आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो आसपास कैसा लगता है, कूल लगता है। ऐसा आप कहीं पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी अगर इवैपोरेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक, अब ये वाटर का सरफेस है मान लीजिए, ठीक, तो वाटर के सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट लेंगे और वेपर बन जाएंगे। अब देखिए ये जो सराउंडिंग से आसपास से हीट ले रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो गया ना, यहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो आसपास कैसा हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। बस सिंपल सा, कई बार आप देख चुके हो, है ना। जब एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे तो हमने ये चीज़ कई बार देखी है। तो हमको लिखना क्या एग्जाम में, ये देखिए आप अपने मन से भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज हमने लिखी है। इवैपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट एज द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड है उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, दे गेन एनर्जी, मीन्स व्हाट, मीन्स द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, गेन मतलब लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, आसपास से एनर्जी लेते हैं और क्या होता है, एंड चेंजेस इनटू वेपर, और उनका वेपर बन जाता है। देयर बाय, इस तरीके से क्या होता है, मैंने आपको समझाया, जब उनका वेपर बन जाएगा तो आसपास से अगर उन्होंने हीट ली तो आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। ओके, कमेंट ऑन द फॉलोइंग बी पार्ट, रेट ऑफ इवैपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने के लिए वाटर का यूज़ किया गया उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप सॉल्ट ले लीजिए, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, अरे जो नमक खाते हो आप, उसको उठा के पानी में आप एक सॉल्यूशन बना लीजिए, उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और वो ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब जब कॉमन सॉल्ट और वाटर का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। अगर एक्वस सॉल्यूशन कहीं पे लिखा है तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं भी है कभी कभी, तो वाटर वहाँ पक्का थोड़ा बहुत मौजूद होना चाहिए, तो हम उसको एक्वस बोलेंगे, ठीक है। तो एक्वस आपको समझ में आ गया, अब कोई एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वहाँ वाटर है कहीं ना कहीं, तो कह रहा है रेट ऑफ इवैपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब देखिए ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका रेट ऑफ इवैपोरेशन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वाटर के पार्टिकल्स को इवैपोरेट करवाना चाहता है, यही बोल रहा है। रेट ऑफ इवैपोरेशन से क्या मतलब है इनका, कि वाटर के पार्टिकल इवैपोरेट हो गए, यही मतलब है। क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ इवैपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। अब देखिए इसके लिए आपको ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए। पहले मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूँ। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अगर इंक्रीज हो जाए क्या, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ इवैपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, ये कह रहे हैं। अब ये क्या बात है, देखिए आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है, ठीक है, बारिश में तो कपड़े नहीं जल्दी सूखते हैं ना, और आपको लगता है क्यों नहीं सूख रहा है। एक्चुअल में बात समझिए थोड़ा सा मैकेनिज्म, ये बात मैंने क्लास में भी बताई है, मैं बार बार बोलता हूँ ऑनलाइन व्यूअर्स से अपने, कि अगर अभी तक आपने चैप्टर इधर उधर से पढ़ा है, आधे घंटे में बस ऐसा ही निपटा दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। मैंने कॉमेंट किया हुआ जो वहाँ लिंक दिया है, ठीक है, 20 से 22 क्लासेस मैंने एक चैप्टर की ली हुई, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सारे नोट्स आप वहाँ से बना सकते हो। तो पहले क्लास अच्छी तरीके से करें और फिर एनसीईआरटी एग्जाम पर करें। तो देखिए क्लास में हमने डिस्कस किया था, अब मान लीजिए ये शर्ट है, ठीक है, तो एक शर्ट बना लेते हैं। अब देखिए ये शर्ट है, ठीक, जो एयर है, एयर गैसेस का मिक्सचर तो है ही, साथ में आपको ये पता है कि एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सस्पेंडेड होते हैं, यहाँ पे लटके होते हैं, वो आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी हैं, और बरसात के मौसम में तो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही वाटर वेपर्स हैं बहुत सारे, ये वाटर वेपर हमने आपको दिखाए हैं, मतलब वाटर के पार्टिकल आप इनको बोल सकते हो गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इनकी डेंसिटी है यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स की, पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो ये हमने आपको दिखाया, मान लीजिए ये रेनी सीजन है, ठीक है, रेन हो रहा है, रेनी सीजन है मान लीजिए। और आइए हम आपको ड्राई सीजन दिखाते हैं, जब मौसम एकदम ड्राई रहता है तब क्या होगा। जैसे कि अप्रैल का महीना, तो मौसम एकदम सूखा रहता है, ड्राई रहता है, तो उस टाइम
जो एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो पर यूनिट वॉल्यूम में वाटर के पार्टिकल ज़्यादा है। आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, आंखों से असली में थोड़ी ना दिखेगा आपको, ठीक। तो ये बरसात का मौसम है, ये अप्रैल मंथ है, तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब अगर हम इतना सर्कल करें, ये देखिए, तो इसमें आपको 2 ही पार्टिकल मिल रहे हैं वाटर के, और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो आप वाटर वेपर रेनी सीजन में ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्या है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। हिंदी में बोलते हैं इसको आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब कि हमारा जो आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितने वाटर के पार्टिकल मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी डेंसिटी कह रहा हूँ, यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और यहाँ ह्यूमिडिटी कम है। अब अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, शर्ट हमारा गीला है मान लीजिए, तो अब इस शर्ट से जब वाटर के पार्टिकल वेपर बन के जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं इस शर्ट के सरफेस पे, और यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स कम हैं। तो वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा? वाटर के पार्टिकल वेपर बन के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेंगे, और इनको यहाँ जगह भी तो मिल रही है, तो आराम से ये जाएंगे। तो बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन अच्छी तरीके से होगा, फटाफट पार्टिकल्स वेपर बनेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि शर्ट के जब पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब उनका इवेपोरेशन होगा तो देखिए उनको ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो डिक्रीज कर जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए आइए हम इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आपको टेक्निकली इसको समझाएंगे, तो टेक्निकली आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ये बताओगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ह्यूमिडिटी का आपको डेफिनेशन एग्जाम में देना है। देखिए क्या होती है ह्यूमिडिटी, बात थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट अ गिवन टेम्परेचर। प्लीज फोकस करें एट अ गिवन टेम्परेचर शब्द पे, मतलब किसी दिए गए टेम्परेचर पे, किसी डेफिनेट टेम्परेचर पे, किसी निश्चित टेम्परेचर पे हमारे आसपास की जो एयर है वो एक निश्चित अमाउंट में ही वाटर वेपर्स को रख सकती है, ठीक। अब आपको पता है कि भाई टेम्परेचर इतना जल्दी नहीं चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आज दिन में कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, तो वो कांस्टेंट ही रहता है। थोड़ा बहुत इधर हो तो हो, ऐसा नहीं कि 27 डिग्री सेल्सियस है और एकदम अचानक से ठंड पड़ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो एक दिए गए टेम्परेचर पे हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स को रखने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो फिक्स रहती है, वो डेफिनेट होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक। तो अब आप कहीं पे शर्ट सुखा रहे हैं मान लीजिए किसी दिन, अब उस टाइम टेम्परेचर तो फिक्स है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए टेम्परेचर फिक्स है, और उस फिक्स टेम्परेचर पे एयर के पर यूनिट वॉल्यूम में फिक्स वाटर पार्टिकल्स होंगे, मतलब वाटर के वेपर पार्टिकल्स होंगे, ठीक। और इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है बताइए? हमारी एयर कैन नॉट होल्ड मोर देन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर में ये जो एयर में ये जो वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, इनका अमाउंट डेफिनेट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आप एक चीज़ फील कर सकते होंगे क्या, कि यदि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ, प्लीज़ फोकस करें। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाएगी। इस बात को समझ रहे हो आप? मान लीजिए बरसात का ही मौसम चल रहा है और आज है, मान लीजिए आज टेम्परेचर था दिन का 27 डिग्री सेल्सियस, तो आज ह्यूमिडिटी जब रिकॉर्ड करी जाएगी तो अलग आएगी, और कल मान लीजिए टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस दिन का, तो कल की ह्यूमिडिटी है बरसात का ही मौसम लेकिन कल की ह्यूमिडिटी अलग आएगी। तो ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये तो आप बात आपकी फिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अब तो ह्यूमिडिटी हमने आपको बता दिया। अब देख लीजिए क्या लिखा। सो इफ द एयर इज ऑलरेडी रिच इन द वाटर वेपर, अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है किसी गिवन टेम्परेचर पे एयर में वाटर वेपर पार्टिकल ज्यादा है पहले से ही। तो अब बताइए नए पार्टिकल्स को आने की जगह मिलेगी क्या? कहीं पर नहीं मिलेगी। तो बस ये लिखा है, इट विल नॉट टेक अप मोर वाटर देयरफॉर। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करी थी क्या, कि दिए गए डेफिनेट टेम्परेचर पे, गिवन डेफिनेट टेम्परेचर पे डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। तो समझिए जरा, अगर रेनी सीजन है और उस टाइम किसी गिवन टेम्परेचर पे मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है, और इतने टेम्परेचर पे अगर एयर की कैपेबिलिटी की उसके पर यूनिट वॉल्यूम में 100 वाटर के पार्टिकल्स आ सकते हैं। कितने? 100।
तो सोचिए जरा, अगर 100 आ सकते हैं और 100 में से अभी 89 मान लो हैं मौजूद यहाँ पर, तो यहाँ से केवल कितने पार्टिकल आ सकते हैं शर्ट से? 11 आ सकते हैं ना बस। क्योंकि डेफिनेशन क्या है ह्यूमिडिटी की कि एयर जो है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा ये पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर नहीं कर पाएगा। तो 11 पार्टिकल ही शर्ट से निकल के यहाँ पे आ सकते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा कम। और जब ड्राई मौसम होगा, ठीक है, और मान लीजिए ड्राई मौसम है, और टेम्परेचर आज भी 27 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक, तो इस टेम्परेचर पे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स आते थे? 100, क्योंकि मैंने आपको बताया गिवन टेम्परेचर पे पर यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स होंगे वाटर वेपर के वो फिक्स होंगे, यही तो ह्यूमिडिटी होती है। तो अभी भी 100 है, लेकिन ड्राई जब मौसम है, ड्राई मौसम का मतलब है कि आप समझो यहाँ पर केवल मान लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम में 10 वाटर पार्टिकल्स हैं, तो अब बताइए शर्ट से कितने आ सकते हैं? 90, क्योंकि टोटल कितने आ सकते हैं? 100। तो बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये चीज़ है, ओके। तो ये आंसर आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। इसलिए फाइनली हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल डिक्रीज, ओके। कब? जब ह्यूमिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ओके। फॉलोइंग पार्ट सी, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल एज अ सॉलिड, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज हम क्या पढ़ के आए हैं, जब हमने क्लास करी थी तो हमें पढ़ाया गया था क्या कि सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ये देखिए जैसे ये सॉलिड है तो इसको हम कंप्रेस नहीं, मतलब दबा नहीं पा रहे हैं, आप सीधे शब्दों में बोलिए तो फोर्स लगाकर, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे पढ़िए आप, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड। स्पॉन्ज आप समझते हो? yes, हाँ, स्पॉन्ज का मतलब जैसे आपकी साइकिल की सीट आपने देखी कभी, अगर हाँ वो वेयर एंड टीयर हो गई यानी कि फट गई हो, तो आपने उसको अगर देखा उसमें से जो फोम एक होता है उसमें, उसको आप दबाते हो तो वो आराम से दब जाता है, वो होता तो सॉलिड है, तो कंप्रेसिबल है, वही स्पॉन्ज वही होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ लिक्विड, ये तो कंप्रेसिबल है, सॉरी सॉलिड, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, ये कंप्रेसिबल है फिर भी सॉलिड क्यों है? हमने तो क्या पढ़ा था कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और ये तो कंप्रेसिबल होता है, इसको आप दबाते हो आराम से दब जाता है, ठीक। अच्छा, पहले आप इसके लिए ये समझिए, हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया है, आप ये समझिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में रिजिड बॉडी, फिजिक्स में आप रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? देखिए रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है, ऐसे मटेरियल होते हैं इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो और नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब है? डिफॉर्मेशन इज जीरो और नेग्लिजिबल का ये मतलब है, ये देखिए आप इसी को देख लीजिए, इसको हमने ऐसे फोर्स लगाया, कंप्रेस किया, बताइए इसमें कोई डिफॉर्मेशन हुआ? डिफॉर्मेशन मतलब इसके साइज में या इसके शेप में आपको कोई चेंज तो नहीं दिखाई पड़ा इसके? अब देखिए अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होता नहीं होगा? होता होगा, इसके साइज में चेंज होता होगा, ये आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत नेग्लिजिबल होता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आप देखिए ये एक रिजिड बॉडी कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ भी है, अब यहाँ डस्टर तो रखा नहीं है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के आप एग्जांपल समझ रहे होंगे, जैसे कि कोई स्टोन है हमारे पास, वो भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। कोई आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, वो भी एक रिजिड बॉडी है, क्योंकि इस पर आप फोर्स लगाओ डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब अपना साइज चेंज नहीं करता है, करता होगा वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे करता होगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो, या तो डिफॉर्मेशन होता ही ना हो, होता हो तो बहुत कम होता हो, यानी कि नेग्लिजिबल होता हो, ठीक। अब देखिए समझिए जरा, ये जो स्पॉन्ज होता है, ठीक है, मतलब बॉडी, देखिए ध्यान सुनिए, जो मटेरियल है या बॉडी है वो रिजिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्ज जिस मटेरियल से बना होता है, साइकिल की सीट की जो मैंने बात करी, जो उसमें फोम लगा होता है, ये नॉट रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हो, आप इसको ऐसा दबाते हो, पहले तो इसका वॉल्यूम इतना होता है, ये देखिए ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई फोम, ये देखिए स्पॉन्ज का टुकड़ा कोई, हमने इसको जैसे ही कंप्रेस किया इसने अपना शेप ऐसे बदल दिया, तो ये तो डिफॉर्म हो गया। तो ये जो है स्पॉन्ज हमारा, ये तो एक तो नॉट रिजिड है, ये रिजिड मटेरियल नहीं है या रिजिड बॉडी नहीं, करेक्ट। एक बात तो हमने ये बताई। उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे होल्स रहते हैं, करेक्ट। और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने देखा होगा, इन होल्स में एयर भरी रहती है, ठीक है। अब एयर में तो गैसेस होती हैं, आपको पता है, और गैसेस प्रेशर लगाती हैं। गैसेस क्या लगाती हैं? प्रेशर। तो जब इसमें एयर भरी हुई है तो एयर में जो गैसेस हैं वो बाहर की डायरेक्शन में, मतलब समझो ना होल है कोई, उसमें गैस है और गैस उस होल की दीवारों पे, अगर आप इसको जूम करके देखें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का एक बॉल टाइप का होल होगा और इसमें क्या भरी हुई है? एयर। और ये एयर इसकी वॉल पे क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है।
तो ये ऐसा फैला रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, प्रेशर की वजह से। ठीक, अब हमने क्या किया, हम आए और हमने इसको पकड़ा और ऐसे हमने इसको दबा दिया। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, आप किसका अपोज कर रहे हैं, आप अपोज कर रहे हैं एयर के जो पार्टिकल्स थे, वो जो बाहर प्रेशर लगा रहे थे, आपने उसका अपोज कर दिया। आपके पास ज़्यादा प्रेशर है, आप मतलब ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो आप उसको ऐसे दबा रहे हैं। अब वो आपके सामने बेचारा काम तो कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, जगह तो खाली रहती है होल में, तो वो एस्केप कर जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है बेचारा। अब जब वो बाहर निकल गया, तुमने बाहर से दबाया था, उसका प्रेशर चल नहीं पाया, वो बाहर निकल गया। और जब वो बाहर निकल गया तो एयर होल्स में जब एयर रही ही नहीं, तो अब ये इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा, और एयर बाहर निकल गया, अब तो ये छोटा दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए ये क्या है, कंप्रेसिबल है, इसीलिए हम इसको दबा सकते हैं फोर्स लगा के, ठीक है, क्योंकि ये रिजिड नहीं है और इसमें होल्स होते हैं जिसमें एयर भरी होती है, आराम से एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। अब इस पर फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, पर है क्या, ये सॉलिड है ना। बस यही बात हमने यहाँ पे लिखी। देखिए क्या, स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर ट्रैप्ड मतलब फंसी रहती है। ऑल्सो द मटेरियल इज नॉट रिजिड, ये मटेरियल रिजिड भी नहीं होता, आप इस पर फोर्स लगाओगे तो आराम से डिफॉर्म हो जाएगा, अपना साइज चेंज कर लेगा। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं, द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी एबल टू कंप्रेस इट, और तब एयर बाहर निकल जाती है और हम इसको कंप्रेस करने में, इसको दबाने में हम कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। बट है क्या ये, सॉलिड ही। तो बस हमने थोड़ा सा कमेंट इस पर कर दिया, समझा दिया, कर लीजिए।